नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, आज मैं सक्सेस गुरुजी ज्ञान की क्लास में आपके साथ जुड़ा हूं, तो आपका एक इम्पोर्टेंट नोटिस या एक इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए, आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर जुड़ा हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि आपके जितने भी सेंटर के एग्जाम्स हैं वे अगले 1 या 2 साल के बाद वे सब कॉमन हो जाएंगे। मतलब कि प्री का लेवल, जो प्री के एग्जाम्स होंगे वे सब एक साथ होंगे और जो आपका मेंस होगा वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा। जिस किसी बच्चे को, जिस किसी स्टूडेंट को, छात्र को एसएससी में जाना होगा, प्री क्लियर करेगा जो कॉमन होगा, उसके बाद वो एसएससी की तरफ जा सकता है। मेंस वगैरह या जो भी उसके टियर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 जो भी होंगे, वे सब चीज़ें क्लियर करने के बाद वो एसएससी में रिक्रूट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से बैंक में हो जाएगा, मगर जो प्री लेवल का एग्जाम होगा वो आपका सेम होगा। आप सभी को पता होगा ये चीज़ कि एसएससी ने ये सब लागू कर दिया है और टीसीएस वगैरह जो प्री लेवल के एग्जाम को हैं वे आपके बैंक का भी टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है और जो एसएससी के हैं वे भी टीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ जुड़ा हूँ डिस्कस करने के लिए। आपके ऊपर, अगर आप एसएससी के छात्र हैं, एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके ऊपर इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सरकार ने नई ऐड की है। जो एक नई शिक्षा पॉलिसी आई है, जो आपकी 86 के बाद पहली शिक्षा पॉलिसी है, या फिर आप 2100 मतलब कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कह सकते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि जो ये चीज़ है, जो ये नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं आप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा इसके बारे में, मगर मुझे थोड़ा सा मेन चीज़ें बतानी है कि अगर आप एसएससी के छात्र हैं, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप बैंक के स्टूडेंट, तो आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो चीज़ मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो है, न्यू कह लो या नेशनल कह लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सबसे पहले जो ऐड हुई थी वो आई थी 1968 में। जो सबसे पहले मतलब कि एडिट की गई थी, मतलब कि जो पहले तो चलती आ रही 1947 से, जो सबसे पहले शिक्षा नीति लाई गई थी वो 1968 में। फिर 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी और थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करके 1992 में भी इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके जो है 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, जो 27 या 29 जुलाई जो 2020 को इंक्लूड हुई है शिक्षा नीति, वो आपकी 3rd शिक्षा नीति है जो आपके स्वतंत्र भारत में चली है। और 21वीं सदी की, आपको पता होगा जो 2020 है वो 21वीं सदी का है, 21st सेंचुरी की फर्स्ट शिक्षा नीति है, फर्स्ट शिक्षा नीति। ठीक है, आप सभी को पता होगा 21वीं शताब्दी की सर्वप्रथम शिक्षा नीति है। ठीक है, तो आप सभी को ये चीज पता होगी। अब इसमें आगे की चीज समझते हैं कि आगे की क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं। देखो, सरकार ने इसमें एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए राष्ट्रीय चयन आयोग, राष्ट्रीय नेशनल रिक्रूटमेंट बोल लो, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई है, या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब कि जो एग्जाम्स के जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होंगे वो यही एजेंसी कराएगी, यही आयोग जो है वो आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, किसके तहत कराएगा? टीसीएस वगैरह की जो ये आपके अलग से वेंडर्स होते हैं, इनके थ्रू आपके कराएगा। ठीक है, तो जो एग्जाम कराएगा उसको क्या कहेंगे? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कि सबका सेम, एटलीस्ट प्री लेवल का सरकार का प्लान है कि एटलीस्ट आपका प्री लेवल जो है वो सारे एग्जाम्स का सेम हो जाए। ठीक है, सारे एग्जाम्स का सेम हो जाए सेंट्रल लेवल पर, जिसमें आपका रेलवे भी आएगा, ठीक है, आईबीपीएस आएगा। अगर कोई आप बैंक वगैरह के एग्जाम देते हो, आईबीपीएस, आरआरबी, आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, उनके भी होते हैं, और अभी और भी एग्जाम आए हुए हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस, रेलवे हो गया और एसएससी हो गया, जिनमें आपका मतलब कि इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की जॉब जितनी भी होती है वे सब आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कराएगी। किसके तहत? मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर। इतना समझ में आया आपको? तो अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, और आप अगर सोच रहे हैं कि आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, सबसे पहला इंपैक्ट तो मैं ये समझता हूँ, बच्चों का माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा। वे सोचेंगे कि पता नहीं क्या आ जाए,
मगर आप एक चीज़ समझिए कि वे इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करेंगे इनिशियल डेज में, क्योंकि ट्रांजिशन टाइम है नई शिक्षा पॉलिसी का, जो ट्रांजिशन नई एज में हमें लेकर जाएगा। तो ट्रांजिशन के टाइम में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तो देते हैं क्वेश्चन पेपर, मगर वे ईजी भी रखते हैं ताकि, और अगर अनएक्सपेक्टेड भी हो तो सबके लिए होगा, आपके लिए स्पेशल नहीं होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखें, ये मत सोचिए कि कैसा पेपर आएगा, ठीक है। चलिए अब अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं और अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ चीज़ें उससे समझता हूं कि क्या चीज़ इसमें इंक्लूड हो सकती है। अगर आपका एसएससी का रीजनिंग का पेपर आता है जो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का पेपर होता है, या चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या कोई और भी एग्जाम हो, सीपीओ वगैरह, उसमें मैं देखो क्या चीज़ समझता हूँ, ये चीज़ आपको भी समझनी चाहिए कि जितने भी आपकी नॉन वर्बल आपकी रीजनिंग होती है ना, आपको पता होगा रीजनिंग भी 3 टाइप की होती है। रीजनिंग 3 टाइप की होती है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, ठीक है, और आपका कंक्लूजन वाला, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो पार्ट तो इम्पोर्टेंट है। एनालिटिकल रीजनिंग तो नहीं छेड़ सकते हुए जो भी एसएससी वगैरह भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में आती है। एनालिटिकल रीजनिंग आपकी ऐसी रीजनिंग है जो दोनों पेपर में आ सकती है, एसएससी में भी आती है और बैंक में भी आती है, अभी के अभी भी आती है, ठीक है। मगर वे छेड़ किसको सकते हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग को। नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होते हैं? देखो, आपके वाटर इमेज होता है, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज, इमेज का मतलब छाया, जो आप मिरर में छाया देख के बताते हो, या फिर आप वाटर में इमेज देखकर बताते हो, छाया देखकर बताते हो, मैं सब चीज़ों को नॉन वर्बल रीजनिंग में इन सबको एसएससी छेड़ सकता है, इन सब चीज़ों को हटा सकता है, और इनकी जगह क्या इंक्लूड कर सकता है वो भी आपको बताऊंगा। मगर आप टॉपिक मेन देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हट सकती हैं, ठीक है। आपका डाइस का क्वेश्चन जो है वो हट सकता है, और आपका क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स कोडिंग को मैं मानता हूं कि एक ही क्वेश्चन आता है, मगर मैट्रिक्स कोडिंग भी बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। वो इतना बड़ा लिखा होता है, उसके बाद एक ही वर्ड होता है, बस उसमें भी मैट्रिक्स हो सकती है। मगर इस चीज़ को हटाएंगे नहीं, पर मैं श्योर नहीं तो 50-50 कह सकता हूं कि मैट्रिक्स कोडिंग को नहीं हटाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वे हटा किसको सकते हैं? नॉन वर्बल एनालॉजी को हटा सकते हैं, एनालॉजी को हटा सकते हैं, ठीक है। एनालॉजी क्या होती है वो चीज समझो। एनालॉजी देखो, कुछ आपके ऐसे डायग्राम बने होते हैं ना, बॉक्स वाले, कुछ इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। मान लिया कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ पर गोला होता है और यहाँ पर आपका क्रॉस बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट में फिगर में आपको दिखा दिया क्या, नेक्स्ट फिगर में आपको कुछ इस तरह से बना दिया, और इसको गोला और इसको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक फिगर और बनी, इसके बाद इस फिगर में क्या किया, इसको ऐसे और इसको ऐसे। मतलब समझ में आया क्या? जो आपका ये डॉट, ये सर्किल है, ये केवल एक राउंड घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां से गया इस वाले में पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक क्लास को घूम रहा है, एक क्लास को पार कर रहा है। इसका क्या है भैया, ये चला गया यहां से यहां पर, मतलब कि एक क्लास छोड़ के एक में, और यहां से गया वो यहां पर 2 क्लास छोड़ के 2 में। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन वर्बल एनालॉजी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को एसएससी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो इन चीज़ों को हटा सकती है, क्योंकि बच्चे जो हैं इनको देखते सार आंसर मार्क कर देते हैं, बच्चे जो हैं इनको देखते सार मार्क कर देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा एसएससी जो है वो कम लेवल, मतलब कि दर्जा देना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब कि कमजोर समझने लगा, क्योंकि आप इनको बिल्कुल देखते ही एकदम टिक कर देते हो कि ये चीज होगी, ठीक है। बच्चा फंस जाता है, मगर फिर भी ठीक है। इसके साथ एक चैप्टर और ऐड कर सकते हैं, पेपर कटिंग वगैरह। जितने भी आपके पेपर की कटिंग होती है, जैसे फोल्ड करके कुछ शेप बनाई, फोल्ड कर उसको, ठीक है, और उसमें कहीं यहाँ पर मार्क कर दिया, आप बताओ ओपन करके क्या होगा। तो ये सब जो चैप्टर होते हैं, इन सब चैप्टर को एसएससी कमजोर मानता है, और मैं भी कमजोर मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको फ्री फंड में मिल जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जगह एसएससी इनकी जगह क्या चीज इंक्लूड कर सकता है? वैसे तो मैं एक्सपेक्टेड ही सोच रहा हूं कि इन चीजों को हटना चाहिए, क्योंकि आपकी एनालिटिकल रीजनिंग है, उसके ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। रीजनिंग की बात कर रहा हूं, एसएससी में रीजनिंग की बात कर रहा हूं।
केवल वो आपके एनालिटिकल रीजनिंग को नहीं छेड़ सकता, उसके 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी आते हैं ना, सम ए आर बी और सम बी आर ए, सम ए आर बी वगैरह वाले, सम ए आर बी और सम बी आर ए, मतलब कि जितने भी बी आर सी कुछ भी मान लो, है ना, जितने भी आपके वेन डायग्राम वगैरह होते हैं वो सब एनालिटिकल रीजनिंग में जाते हैं, ठीक है। तो एसएससी उसको नहीं छेड़ेगा। एसएससी के नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए बोल लो या एनटीए बोल लो, एनटीए जो है उसको नहीं छेड़ सकता, क्योंकि ये चैप्टर जो होते हैं वेन डायग्राम वाले इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है, और इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, ठीक है, तो इनको नहीं छेड़ेगा। बची वर्बल वाली बात, वर्बल वाली बात में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, तो उनको भी नहीं छुएगा। अच्छा, इन चैप्टर में जो है, ये इन चैप्टर में ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगता, बस आप केवल देखा, टिक कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो एनआरए का अगर आपका प्री लेवल का एग्जाम होगा तो इन चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये चैप्टर कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, इनकी जगह आ क्या सकता है वो चीज देखते हैं, इनकी जगह आ क्या सकता है वो देखते हैं। देखो, जैसा एनटीए वगैरह चाह रहे हैं ना, जो सरकार चाह रही है कि हमारा एक मतलब कि पेपर हो जाए जो सारी चीजों के लिए कॉमन हो जाए, ठीक है, वो चीज आपकी एक तरह से हमें रेलवे के आरआरबी वाले पेपर में भी देखने को मिली थी। और अभी आपका दिसंबर में थोड़े टाइम में आपका एनटीपीसी भी आ जाएगा, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत देखने का पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें एसएससी का भी मिक्सअप था और थोड़ा बैंक का भी था। एसएससी की रीजनिंग भी पूछी हुई थी और बैंक की जो पजल्स वगैरह होती हैं वे चीज भी इसमें पूछी हुई थी। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे रेलवे के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आपके एसएससी में इंक्लूड क्या हो सकता है वो चीज देखते हैं। इंक्लूड क्या हो सकता है, मान लो आपके 5 चैप्टर हटे, 5 चैप्टर के 5 क्वेश्चन हटे, ठीक है, आपको इसमें एक पजल दे सकता है, वो एक पजल दे देगा, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन, ठीक है। जितने टाइम आपको 5 क्वेश्चन करने में लगेगा उतना टाइम आपको एक पजल करने में लगेगा, और उसके पजल के भी 5 ऑप्शन देता है, मतलब कि 5 क्वेश्चन पजल के ऊपर देता है। तो एक क्वेश्चन का मतलब 5 चैप्टर रहते हैं, इसका मतलब 5 क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन गए, ठीक है। एक पजल आ सकती है, या फिर आपका कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है, ठीक है, और या फिर आपका यहां पर क्या इनपुट आउटपुट भी पूछा जा सकता है, इनपुट आउटपुट भी पूछा जा सकता है। मैं इन सब चीजों के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं वो बैंक की आती हैं। अगर आपका कॉमन टेस्ट होगा तो बैंक का भी कुछ ना कुछ पार्ट लेंगे और एसएससी का भी कुछ ना कुछ पार्ट लेंगे, ठीक है। तो अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो बैंक का कुछ पार्ट आपके अंदर इंक्लूड करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये सब वही चीज है जो बैंक का इंक्लूड होता है, ठीक है। तो एक पजल आ सकती है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर एक कोडिंग आ सकती है जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर एक इनपुट आउटपुट जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? तो इन सब चीजों की इंक्लूड करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब पजल भी आप ये मत समझिएगा कि एक ही आसान हो जाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछ सकता है, मतलब कि टेबल के चारों ओर बिठा दे, या फिर एक पजल भी पूछ सकता है। इसी में लिख लो, पजल के अलावा एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी आ सकता है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। एक पजल भी पूछ सकता है या फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट भी पूछ सकता है, जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन मिनिमम होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जो पिछली बार बताई मैंने, ये सब चीजों को एक्सक्लूड किया जा सकता है। देखो, अगर आपने 2019 में आरआरबी रेलवे का एग्जाम दिया हो, रेलवे ने एक एग्जाम कंडक्ट कराया था जेई का, आरआरबी जेई का, ठीक है, तो आप जब उसका प्री लेवल का एग्जाम देखोगे बिल्कुल एनटीए के उम्मीदों पर खरा उतरता है वो चीज, क्योंकि उसमें आपकी कोडिंग वगैरह भी दी गई थी, कोडिंग नहीं मतलब पजल वगैरह दी गई थी, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सर्कुलर टेबल थी, उसमें 8 जने बिठाए थे, एक क्वेश्चन था उसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ज्यादा नहीं थे मगर पूछे गए थे, ठीक है। उसमें आपका एसएससी की रीजनिंग भी थी कि आप देखते साथ टिक कर लो, एनालॉजी वगैरह सब चीज पूछी गई थी। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आप कैसा एग्जाम आ सकता है, तो एक बार आप मेरे कहने पर 2019 का आरआरबी जेई का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एग्जाम लिया था उसका प्री लेवल का एग्जाम चेक कर लीजिए कि वो प्री लेवल में कैसा कैसा एग्जाम पूछा गया था, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पे आपका एसएससी या फिर अलग एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। अभी के लिए तो आप प्रैक्टिस करते रहे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हाँ, जब आपका एनटीए स्टार्ट हो जाएगा, कॉमन एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आप ये समझिएगा कि बच्चों की भीड़ बढ़ जाएगी। सेंटर पे बच्चे इतने आएंगे भर भर के, मतलब कि 1-2 लाख बच्चे तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। एक सेंटर पे नहीं मगर अलग अलग जगह, अगर कोई बड़ा सेंटर हो तो जरूर आएंगे, ठीक है।
तो बच्चों की भीड़ जरूर बढ़ जाएगी कि वहाँ पर बैंक वाला भी आया। तो होपलेस मत होइएगा, उम्मीद मत छोड़िएगा कि आप कमज़ोर हैं कैसे भी हैं, ठीक है। तो अपनी उम्मीदों पर आपको ही खरा उतरना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर मैं आपको केवल मोटिवेट कर सकता हूँ। और अभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। अगर मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे बताइए कि मैं और कितने अच्छी तरह से इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।